बिहार प्रदेश के दो ऐसे लड़के जो दिल्ली जो है पैसा कमाने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर उनकी चाहत और उनकी जो डिमांड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो चाहते तो दिल्ली में ही रह करके वो अच्छा खासा पैसा किसी दुकान पर जा कर के कमा सकते थे। लेकिन उनकी डिमांड कुछ इतनी ज़्यादा थी कि वो एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और उस शॉर्टकट तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो भी कम समय में वो कमाना चाहते थे। लेकिन इसी शॉर्टकट तरीके ने उनको जो है हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे जो है वो शॉर्टकट तरीका उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। दोस्तों वाकई में जब इस कहानी को आप भी सुनेंगे तो आप भी जो है हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ कि आखिर कहानी का अंत क्या है। दोस्तों दरअसल ये कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार का जो है एक रामनाथ नाम का एक व्यक्ति वो दिल्ली के अंदर जो है एक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब किया करता था। उसकी नौकरी बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है और चलने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना हम दिल्ली में ही एक कमरा किराए पे ले लें और उसके बाद हम अपने परिवार को भी यहीं पर शिफ्ट कर लें। दोस्तों उसके बाद वो कुछ दिन तक तो काम करता है। जब उसको लगता है कि मामला पूरी तरीके से सेटल हो गया है, उसके बाद वो एक बार फिर बिहार जाता है। यानी कि दिल्ली में वो पहले कमरा लेकर के एक डाल देता है और फिर वो बिहार वापस जाता है और जाने के बाद वो अपने बीवी बच्चों को लेकर के वो दिल्ली में जो है शिफ्ट हो जाता है आकर के। और जब वो दिल्ली अपने पूरी फैमिली को लेकर के आता है तो उसकी फैमिली में उसकी बीवी और दो उसकी बेटियां होती हैं और वो एक उसका बड़ा बेटा होता है जिसका नाम रामू होता है। दोस्तों रामू जो है, रामू की उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास होती है और उसने अपने बड़े बेटे रामू की 2 साल पहले ही शादी की थी और उसके जो है एक बच्चा भी था 2 महीने का। अब ये वो जो है एक दुकान पर काम किया करता था और बहुत ही अच्छा उसका हिसाब किताब था। इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं थी कि बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ हिसाब किताब चले, लेकिन फिर भी जो है ठीक ठाक पैसा उसको मिलता था। और उधर रामनाथ तो अपना काम करते ही थे। उस तरीके से पूरे घर का, परिवार का गुजर बसर हो जाया करता था। लेकिन दरअसल ऐसा होता है कि ये जो है एक कंपनी में काम किया करता था। उसके बाद कुछ दो दो इसके दोस्त होते हैं उसी कंपनी में। उस कंपनी में दोस्तों जो दोस्त होते हैं वो एक दिन इसको सुबह के 12 मई सुबह के 7 बजे इसको फ़ोन करते हैं और जो है इसको कहीं पर जाने के लिए बोलते हैं और वो अपनी गाड़ी, दोनों दोस्त इसके घर के बाहर लेकर के आते हैं। और इसको फ़ोन जब करते हैं तो ये अपनी शर्ट पहन करके अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके उसके साथ वो चला जाता है। दोस्तों उसके जाने के बाद तकरीबन 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बीतने के बाद जो उधर रामनाथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बेटे ने कुछ बताया भी नहीं है और 2 घंटे इसको हो गए हैं, ना तो इसने कोई फ़ोन किया है। दोस्तों उसके बाद वो उसको फ़ोन लगाते हैं लेकिन उसका फ़ोन, चूँकि उसका नंबर जो होता है वो बंद बता रहा था, स्विच ऑफ जा रहा था। तो उसके पिताजी जो होते हैं वो सोचते हैं कि शायद उसके मोबाइल में बैटरी ना हो, मोबाइल शट डाउन हो गया हो, इसलिए ऐसी दिक्कतें आ रही हों। दोस्तों उसके बाद वो तकरीबन डेढ़ 2 घंटे और इंतज़ार करते हैं और उसके बाद वो जब उसके नंबर पर फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर फिर से जो है वो स्विच ऑफ बताने लगता है। यानी कि उसका नंबर वो नहीं उठता है। तो वो सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि जिस दुकान पर वो काम करता हो उस दुकान पर वो गया हो। उसके बाद वो उस दुकान मालिक के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद जब अपने बेटे के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं कि हमारा बेटा वहाँ पर काम करने के लिए आया है रामू, तो वो कहते हैं कि आज तो वो ड्यूटी पर आया ही नहीं है। दोस्तों इसके बाद उनकी जो परेशानी होती है, यानी कि रामनाथ जो उसके पिता होते हैं उनकी जो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तभी वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई किसी दोस्तों के साथ वो कहीं पर टहलने गया हो। उसके बाद रामू के जितने भी दोस्त होते हैं वो सारे दोस्तों को वो फ़ोन लगाते हैं, लेकिन सारे दोस्त जो है इस बात से इनकार कर देते हैं कि हमारे साथ आज रामू टहलने के लिए आया ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसके जो पिता हैं रामनाथ, उनकी परेशानियाँ जो है लगातार कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। लगातार उनकी परेशानियाँ जो है बढ़ती ही रहती हैं। तभी जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो है ये रामू जो है गया है तो कहाँ गया है। उसके बाद वो कई लोगों से जो है इस मामले में संपर्क करते हैं और वक्त जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब उनकी दिक्कतें और बढ़ रही थी। तभी जो है धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होने के बाद पूरा घर एक्टिव हो जाता है, अलर्ट मोड में आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कहाँ गया है। पूरा घर उसको रात भर ढूंढता रहता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता है। उसके बाद 13 मई की जब सुबह होती है तो 13 मई की सुबह होने के बाद दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा, चूँकि रामनाथ परेशान हो चुके थे, तो वो पुलिस कंप्लेंट में जो है थाने में जाते हैं, नज़दीकी थाने में।
और वहाँ पे जाने के बाद एक पुलिस कंप्लेंट करते हैं और उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज करवाते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो होती है वो अपने एंगल से कई तरीक़ों से उसकी जो है जाँच पड़ताल करने की कोशिश करती है। तभी जो उसके कुछ दोस्त होते हैं वो उन दोस्तों के बारे में पहले जो है उसके रामू के बारे में जानकारी ली जाती है और उन दोस्तों से पूछा जाता है कि दरअसल रामू का किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था जिसके साथ वो भाग गया हो। दोस्तों उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो एक ही सुर में एक ही जवाब देते हैं और कहते हैं कि रामू ऐसा लड़का था ही नहीं। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, उसके एक बच्चा भी है और बीवी भी है और उसका मिजाज बहुत ही साधारण किस्म का था। वो किसी लड़की के साथ उसका कोई अफेयर था ही नहीं। दोस्तों उसके बाद पुलिस भी कहीं न कहीं हैरान हो जाती है कि आखिर किस एंगल से इसकी जाँच पड़ताल की जाए। उसके बाद पुलिस भी जो है कई थानों पर इसकी जानकारी भिजवा देती है, लेकिन वहाँ से भी कोई ख़ास जो है क्लू सामने निकल कर के नहीं आता है और मामला ऐसे ही चलता रहता है। उधर जो है टाइम भी बढ़ रहा था, तभी जो है 2 दिन तकरीबन गुज़र जाते हैं, यानी कि 12 मई को ये कांड था और 14 मई हो जाता है। तभी जो उसकी बहन होती है, यानी कि रामनाथ की जो 2 बेटियाँ होती हैं, तो उन्हीं बेटियों में से एक बेटी जो बड़ी वाली होती है, वो अपने भाई को यानी कि रामू को जो है फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद उसके जो है फ़ोन पर बेल जाने लगती है और जैसे ही बेल जाती है तो उधर से जब कोई फ़ोन उठाता है तो इधर से जो है ये बोलती हैं इनकी बहन रामू की कि हाँ, हेलो भाई कैसे हो आप, कहाँ हो? दोस्तों उधर से वो बोलता है कि मैं रामू नहीं बल्कि उसका दोस्त बोल रहा हूँ। और जब उससे रामू की बहन उससे पूछती है कि आखिर वो भाई कहाँ है? तो दोस्तों जब फ़ोन करते हुए रामनाथ अपनी बेटी को देखता है कि उसका फ़ोन लग गया है, उसके बाद रामनाथ उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद उससे पूछने लगता है कि आखिर रामू कहाँ है? तो वो कहने लगता है कि दरअसल उसकी तबीयत ख़राब है और वो आप लोगों से अभी बात नहीं कर पाएगा। इसके बाद काफ़ी उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, तो इसी दौरान जो रामू के पिता होते हैं रामनाथ, वो उस लड़के को जिससे वो फ़ोन कर रहे थे, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर के बहुत ही ज़्यादा उसको गाली-गलौज हो जाता है उससे। और जब गाली-गलौज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो उनसे कहता है कि ठीक है हम उससे बात नहीं कराएँगे और आपको जो करना हो वो कर लीजिए। उसके बाद वो फ़ोन को काट देता है और आराम से जो है बैठ जाता है। फिर वो उस नंबर को भी बंद कर देता है। उसके बाद इसके पिता जो होते हैं रामनाथ, वो कई बार उस फ़ोन को ट्राई करते हैं, लेकिन वो फ़ोन पे जो है हमेशा स्विच ऑफ जा रहा था। फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो फ़ोन फिर से खुलता है और खुलने के बाद जब फिर से वो उधर से खुद कॉल आती है रामनाथ के पास, तब रामनाथ जो है इस चीज़ को जब उससे बात करते हैं तो वो साफ-साफ कह देता है कि हाँ, दरअसल मैंने आपके बेटे का अपहरण किया है और अगर आप अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो उसके एवज़ में आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इधर से जो है ये जो रामनाथ होते हैं वो उससे कहते हैं कि बेटा शायद हो सकता है कि आपको कोई गलतफ़हमी हुई हो, हम लोग कोई इतने बड़े परिवार से नहीं हैं। दोस्तों उसके बाद जो है वो कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा कहीं पर बीमार होता, कहीं पर एडमिट होता और डॉक्टर 50 लाख रुपए देने के लिए कहते तो तुम क्या करते? तो उसके पिता रामनाथ का यही कहना होता है कि दरअसल अगर डॉक्टर 50 लाख रुपए माँगते तो मेरे पास जितनी गुंजाइश होती मैं उस गुंजाइश को दे देता और बाकी मैं डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ लेता कि प्लीज़ आप इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे बच्चे की जान बचा दीजिए। तो और वही मैं तुम्हारे आगे कर रहा हूँ। दोस्तों तो वो कहता है कि आप जो है अपने बेटे की कीमत कितने रुपए दे सकते हो? तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं, अगर वो चाहो तो ले लो और मेरे बेटे की जान को बख्श दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर जो है एक लास्ट फाइनली रेट पर हम आते हैं और 10 लाख रुपए आपको देना होगा। अगर आप 10 लाख रुपये आपके पास हों तो आप मेरे पास फ़ोन करना, वैसे मेरे पास आप बिल्कुल भी फ़ोन मत करना, वो वरना फिर आपके बेटों को मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर दूँगा। दोस्तों उसके बाद उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो 10 लाख रुपए देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और जब राज़ी हो जाते हैं तो वो एक एड्रेस बताता है, यानी कि दिल्ली की ही एक आज़ादपुर मंडी होती है, सब्ज़ी मंडी, वो वहाँ का एड्रेस बताता है और एड्रेस बताने के बाद बताता है कि 15 मई को वहाँ पर आप आ जाइएगा सुबह-सुबह सब्ज़ी मंडी में और वहाँ पर 10 लाख रुपये आप लेकर के आइएगा। दोस्तों इसके बाद उसके जो पिताजी होते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं और जाने के बाद इस पूरी कहानी को वहाँ पर बता देते हैं और कहते हैं कि 10 लाख रुपए की उसने डिमांड की है। दोस्तों पुलिस भी उनको अच्छी तरीके से समझा देती है कि ठीक है आप 10 लाख रुपए लेकर के वहाँ पे पहुँचिएगा और हम लोग सादी वर्दी में होंगे, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए और ये बात किसी को जो है शेयर भी मत करना। उसके बाद वो अगले ही दिन जो है यानी कि सुबह 16 मई को वो सुबह आज़ादपुर सब्जी मंडी पहुँच जाते हैं और पैसे लेकर के, और पुलिस चारों तरफ से वहाँ पर पहरा दे रही होती है सादी वर्दी में।
लेकिन वो कुछ ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम तक वो उसका इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन किडनैपर की तरफ से कोई आता ही नहीं है। उसके बाद पुलिस उन रामनाथ को लेकर के, यानी कि उसको पिता को लेकर के थाने चली जाती है, और जाने के बाद पुलिस दूसरे एंगल से उनकी जाँच पड़ताल करने में जुट जाती है। और इसी दौरान जो है, जो दूसरा जो एंगल होता है, तो उसकी जो है कॉल डिटेल जो होती है, वो कॉल डिटेल उसकी निकाली जाती है, और जो उसका लोकेशन होता है वो भी निकाला जाता है। तो उसमें दोस्तों ये पता चलता है कि दरअसल जो है दिल्ली में ही एक इलाका है, कोई टीले वाला। तो वहाँ पर जो है टीले वाला इलाके पर जो है वो लोकेशन उसकी दिखती है, और पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाकर के पहुँचती है, छापा मारती है। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी वहाँ पर कोई ऐसा जो है वो क्लू नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पुलिस जो है परेशान हो जाती है। और उसके बाद जब उसका लोकेशन को फिर से जो है चेक करती है, तो उसकी लोकेशन जो है वो हरियाणा की बताती है। तो तुरंत पुलिस हरियाणा की तरफ मूव करती है, और उस जहाँ की पर लोकेशन उसकी बता रही थी, वहाँ पर जब वो पुलिस पहुँचती है, तो वहाँ से जब चेक करती है, तो उसकी लोकेशन डायरेक्टली बिहार की बताती है। दोस्तों पुलिस भी इनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी, और उसके बाद वो बिहार में जाती है, और बिहार में 20 मई को जो है उनको गिरफ़्तार कर लेती है। और गिरफ़्तार करने के बाद दरअसल जो उसका नाम होता है वो अमरेश होता है, जिसको गिरफ़्तार किया गया था, और उसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास होती है। जब उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो उससे कई तरीके की, तो उसको थाने ले जाया जाता है, फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और कोर्ट से जो है न्यायिक हिरासत में उसको रिमांड मिलती है। रिमांड मिलने के बाद उससे कई तरीके के सवाल जवाब किए जाते हैं, उससे पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों पूछताछ में वो जब इस पूरी कहानी को बताता है कि आखिरकार उसने रामू का अपहरण किस लिए किया था और क्यों किया था, तो दोस्तों वाक़ई में आपको पैरों से भी ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों वो पुलिस को जो है इस पूरी जानकारी में बताता है कि दरअसल हम लोग कुछ टाइम पहले जो है बिहार से दिल्ली की तरफ आए थे एक काम करने के लिए, और हम अपने साले को, यानी कि विक्की को भी लेकर के आए थे। लेकिन यहाँ पर हमारा काम-धाम बहुत अच्छा चल रहा था, एक दुकान में हम लोग शिफ्ट थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही जो है अचानक से ही इसकी रामू की भी नौकरी वहीं पर लग जाती है, और रामू बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता, जिसकी वजह से वो दुकानदार बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के रामू को तो उस नौकरी पर रख लेता है। लेकिन हम और हमारे साले विक्की को दोनों को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उस दुकान से निकाल देता है। उसके बाद जो है हमने ये कसम खाई थी कि जो है इसकी वजह से ही हमारी नौकरी गई है, इसकी वजह से ही हम कंगाल हो गए हैं, तो क्यों ना इससे जो है बदला लिया जाए। उसके बाद जब इसके एक घर में जब इसकी पैदाइश होती है बच्चे की, उसके बाद जब वहाँ पर एक छोटा-सा फंक्शन होता है, तो फंक्शन में जब हम लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं और उस फंक्शन को अटेंड करते हैं, तो उसमें ये चीज़ हम लोगों को लगती है कि शायद ये बहुत ही अच्छे घराने से है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पर। उसी उसके बाद ये दोनों लोग अपने कमरे पे आते हैं, और आने के बाद एक प्लान को तैयार करते हैं कि किस तरीके से इसको जो है किडनैप किया जाए। फिर दिल्ली में ही एक कमरा किराए पे लिया जाता है, और उसके बाद उसके पास फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद 12 मई की सुबह 7 बजे ही उसके घर पर वो लोग मोटरसाइकिल लेकर के आते हैं, और उसको गाड़ी पर बिठा करके और उसी कमरे में लेकर के जाते हैं। और जाने के बाद उसको कोल्ड ड्रिंक में जो है कुछ नशीला पदार्थ मिला करके खिला देते हैं, जिसके बाद वो दोस्तों बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद फिर वही सिलसिला शुरू होता है, यानी कि उसके घर वाले फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद वो उनको उस पूरी जानकारी बताता है कि हमने उनका अपहरण कर लिया है, और उसके एवज़ में आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों इस तरीके से जब मामला आगे बढ़ता है, और पूरी कहानी जब आगे बढ़ती है, तो वाक़ई में लोग जो है सुन करके हैरान रह जाते हैं। फिर बाद में पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर ये बताओ कि रामू है कहाँ? तो पहले तो वो बताता है कि रामू जो है कमरे पे है दिल्ली में। उसके बाद वो बताता है कि दरअसल मैंने जो है उसको ख़त्म कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, वो इस दुनिया में नहीं रहा है अब। और उसकी डेड बॉडी को हमने जो है 6 हिस्सों में बाँट करके पन्नियों में जो है पैक करके एक नाले में फेंक दिया है। दोस्तों उसके बाद उसकी बताए हुए नाले पर पुलिस जाती है, और उसकी डेड बॉडी को जो 6 हिस्सों में की गई थी, उसकी डेड बॉडी को जो है इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर जो है इनको रिमांड पर लेकर के जब पुलिस इनसे पूछताछ पूरी करती है, और करने के बाद मामला कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जो है पूरी जब सुनवाई होती है, तो उसको जो है सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों ये थी जो है आज की कहानी, और इस कहानी में दोस्तों आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।